नमस्कार, दिन भर की राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साहिन। आज बुलेटिन में बात होगी नेम प्लेट पर मचे सियासी घमासान की। राहुल और शैलजा के बीच चली 3 मिनट बात करेंगे नेताओं के रिटायरमेंट उम्र पर बहस की। देखेंगे बंगाल में बिहार के युवकों की पिटाई पर मचे सियासी उबाल को और जानेंगे गडकरी को किसने दिया था पीएम बनने का ऑफर। और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे केजरीवाल पर आखिर क्यों भड़की स्वाति मालीवाल। तो चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। हाल ही में यूपी के शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बैंड बाजा वालों को अपने नाम से नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया है। इस पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जेडीयू इस विवाद से सहमत नहीं है और बिहार सरकार सबका साथ सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलती है। संजय झा ने स्पष्ट किया कि ऐसी मांगों से बचना चाहिए और बिहार सरकार इस तरह की नीति अपनाने का विचार नहीं कर रही है। हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक मंच पर लाकर कांग्रेस में एकता का संदेश दिया। इस मौके पर राहुल ने शैलजा से 3 मिनट बातचीत की, जिससे उनकी नाराजगी को कम करने की कोशिश की गई। सूत्रों के अनुसार शैलजा की नाराजगी के चलते बीजेपी दलित वोटों को साधने में जुटी थी, जिससे चुनाव एक जाट बनाम दलित में तब्दील न हो जाए। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में उभरे नए विवाद पर, जहां जीतन राम मांझी ने लालू और तेजस्वी यादव पर जमकर तंज कसे। मांझी ने कहा कि जिनकी जाति ज्यादा गड़बड़ होती है वही जाति की बात करते हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि लालू और तेजस्वी अपने बाबा और परबाबा का नाम बताएं। मांझी ने गर्व से कहा कि हाँ, हम मुसहर हैं, जबकि लालू जी को अपनी जाति छुपाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव के संदर्भ में पीएम पद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, नितिन गडकरी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में बताया कि उन्हें कई बार पीएम बनने के प्रस्ताव मिले हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री बनना उनकी प्राथमिकता नहीं है। गडकरी ने कहा कि उन्होंने एक बार एक राजनीतिक नेता से इस संबंध में समर्थन की पेशकश को भी ठुकरा दिया था। उन्होंने अपनी वफादारी और अपने संगठन को प्राथमिकता दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूपी के कौशाम्बी में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी बसपा की सुप्रीमो मायावती पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पासी समाज के अधिकारियों के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। चिराग ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। हाल ही में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जरूरत से ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सपा को एक सीट भी नहीं दी। इसके बावजूद सपा ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। कांग्रेस का ये कदम हैरान करने वाला है, क्योंकि सपा ने यूपी में कांग्रेस की कमजोर स्थिति के बावजूद उसे सहयोग दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस अखिलेश यादव की पार्टी को आखिर नजरअंदाज क्यों कर रही है। समस्तीपुर के युवा सांसद शांभवी चौधरी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और अशोक चौधरी की बेटी हैं, हाल ही में एक इंटरव्यू में चर्चा का केंद्र बनी। उन्होंने संसद में समस्तीपुर के बारे में बात करते हुए एक दिलचस्प टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बोलने से लोगों को ये पता चला कि समस्तीपुर बिहार के मानचित्र पर कहाँ स्थित है। पहले लोगों को नहीं पता था कि समस्तीपुर नक्शे में कहाँ है। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हरियाणा के असंध में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए किसानों और युवाओं के मुद्दों पर चिंता जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हरियाणा के युवा अमेरिका क्यों जा रहे हैं। राहुल ने जातिगत जनगणना की मांग पर भी जोर दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन में बीजेपी के लोग हैं, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं में भी बीजेपी का प्रभाव है। यहाँ गरीब और दूसरी जातियों के लोग नहीं मिलते, इसलिए हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले 6 महीने में बिहार में जनसुराज ही नजर आएगा। कहा कि पिछले 2 वर्षों में जो बदलाव बिहार में आना था वे अब जनसुराज के माध्यम से होगा। लेकिन इस बीच जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने उनकी इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर को घेरते हुए सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव को जनता ने चुना है, ऐसे में किशोर का चुनौती देना उचित नहीं है। वहीं आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का कोई जादू नहीं चलेगा।
शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत को सिवड़ी अदालत ने मानहानि मामले में 15 दिन की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्हें आईपीसी के धारा 500 के तहत सजा सुनाई गई है। हालांकि संजय राउत को जेल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उनके वकील ने जमानत याचिका दायर की है। मामला साल 2022 का है, जब संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजनेताओं की रिटायरमेंट उम्र पर चल रही बहस में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग नहीं होता। ये बयान उस समय आया जब विपक्षी नेता नीतीश कुमार की उम्र को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। मांझी ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार, जो उनसे 4 साल छोटे हैं, उन्होंने 18 से 19 वर्षों तक राज्य की सेवा की है और उनके नाम की सराहना की। जीतन राम मांझी ने कहा कि जब मन होगा तब रिटायर हो जाएंगे। देखिए, बंगाल में बिहार के युवकों की पिटाई पर सियासी उबाल मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार को 1 मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। वहीं गिरिराज सिंह ने भी इस मामले में तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बंगाल में एक तरफ रोहिंग्या मुसलमानों का स्वागत किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर बिहारी छात्रों को पीटा जा रहा है। सिलीगुड़ी में परीक्षा देने गए बिहार के 2 छात्रों के साथ हुई मारपीट की घटना ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी और बिहार सरकार पर तगड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को इस मामले की जानकारी पहले नहीं थी। मृत्युंजय तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि बिहारियों के साथ अन्याय होने पर लालू और तेजस्वी तुरंत हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में जब बिहारियों पर हमले होते हैं तब बिहार सरकार चुप रहती है। हाल ही में जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में बिहार के लोगों का अपमान हो रहा है। बिहारी शब्द अब गाली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और बिहारी व्यक्ति को मूर्ख, अनपढ़ और मजदूर समझा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर बताया कि इस अपमान के लिए बिहार के नेता जिम्मेदार हैं, जो अपने राज्य के लोगों की आवाज उठाने में असफल रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उनके समर्थक उन्हें बीजेपी के भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हुए बधाइयां दे रहे हैं। एक्स पर कई यूजर्स ने ये चर्चा शुरू की है कि नागपुर में उनके राजनीतिक कद को लेकर चर्चा हो रही है और उन्हें उपयुक्त माना जा रहा है। इस बहस के बीच कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि शिवराज सिंह चौहान का नाम भी संभावित अध्यक्ष के रूप में उभर रहा है। बिहार की राजनीति में इन दिनों स्मार्ट मीटर को लेकर घमासान मचा हुआ है। एनडीए में शामिल नेता जीतन राम मांझी ने भी अब विपक्ष की मांग का समर्थन किया है। विपक्ष ने स्मार्ट मीटर की खामियों को उजागर करते हुए इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। मांझी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि स्मार्ट मीटर में कई गड़बड़ियां हैं और सरकार को उन्हें सुधारने के लिए अभियान चलाना चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हमशक्ल एक युवक ने पूरे बाजार में धूम मचा दी है। लोग उनकी शक्ल और स्टाइल देखकर दंग रह गए। हम बात कर रहे हैं हटिया निवासी रंगमंच कर्मी मुन्ना लोहरा की, जो मुख्यमंत्री सोरेन की तरह दिखते हैं। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुन्ना ने कहा कि ईश्वर की कृपा है कि मैं आपके जैसा दिखता हूं और मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूं। इस मुलाकात के दौरान मुन्ना ने रंगमंच से जुड़े कलाकारों की समस्याओं को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को जम्मू कश्मीर में अपनी पहली चुनावी रैलियों को संबोधित करने जा रही हैं। प्रियंका पहले कठुआ के बेलावर में जनसभा करेंगी और फिर जम्मू के विस्तार में अपनी बात रखेंगी। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को हो चुका है और अगला चरण 25 सितंबर को ही हुआ था। तीसरा चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। तेजस्वी यादव ने आभार यात्रा के तहत 4 जिलों का दौरा कर लिया है। इस यात्रा का उद्देश्य आरजेडी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना है और आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाना है। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद करने के लिए कार्यकर्ता समागम शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी मनीष वर्मा इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे।
आज ये यात्रा शुरू हो चुका है और 4 महीने तक चलेगा और इसका समापन नालंदा में 20 जनवरी 2025 को होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में सत्ता खोने के बाद अब वे एक्शन में नजर आ रहे हैं। हाल ही में जयपुर में बनाई गई गांधी वाटिका को आम जनता के लिए खुलवाने के लिए उन्होंने धरने का ऐलान किया था। इस कदम के बाद भजनलाल सरकार ने गांधी वाटिका को 2 अक्टूबर से खोलने का फैसला किया है। इसी के साथ गहलोत ने जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के शीघ्र शुभारंभ की उम्मीद जताई है। और अंत में जान लेते हैं केजरीवाल पर आखिर क्यों भड़की है स्वाति मालीवाल। देखिए, गुरुवार को विधानसभा में केजरीवाल ने वैभव कुमार का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें और उनके पार्टी के नेताओं को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया। इस पर स्वाति मालीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि केजरीवाल ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। स्वाति ने आरोप लगाया कि वैभव कुमार, जो कि उन्हें पहले चोट पहुंचा चुका है, उनको केजरीवाल ने महंगे वकीलों की फौज से बचाने की कोशिश की है। तो आज की राजनीतिक खबरों में बस इतना ही। दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।